हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री 11th का चैप्टर, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य का अर्थ माना जाता है कि वो लोग जो घुमक्कड़ होते थे, पशुपालक होते थे और कार संग्राहक थे। यानी कि जो लोग पशुओं के साथ चारे और पानी और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, उन्हें यायावर, घुमक्कड़ या पशुपालक के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से कबीलों में रहते थे और आपसी कबीलों में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। वो चरागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते और आपस में लड़ाइयाँ करते थे। वो तंबुओं में निवास करते थे। उनके परिवार में पुत्र का होना आवश्यक समझा जाता था और उस समय जो धनी परिवार होते थे वो बहुत बड़े और विशाल होते थे। बहुविवाह का प्रचलन होता था उस समय के समाज में। उन लोगों का मुख्य भोजन मांस, दूध, इसके अलावा वो सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। और यायावर घुमक्कड़ लोग अपने मृतकों को रात्रि के समय दफनाते थे। वो शवों को ज़मीन में दफन करते थे और उनके साथ कुछ बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं रखी जाती थी। वे सब क्योंकि उस समय स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की बहुत कमी थी, इसलिए मंगोलों ने चीन के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। मंगोल और चीनियों द्वारा की जाने वाली लूटमार के कारण इनके संबंधों में आपसी दरार उत्पन्न हो गई थी। आगे आता है इसमें यायावारी लोगों का स्वरूप क्या था, जिसमें कहा गया है कि मंगोल मध्य एशिया के आधुनिक मंगोलिया प्रदेश के रहने वाले समुदाय के लोग थे। और इनमें मुख्य रूप से जो समुदाय पाए जाते थे जिनके नाम हैं मंगोल, तातार, नेमन और खितान। ये मुख्य समुदाय पशुपालक थे जो 12वीं शताब्दी में चंगेज के उत्थान से पूर्व मंगोल पशुपालक एक शिकार और संग्राहक माने जाते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं उनके जीवन के बारे में, वो तंबुओं में निवास करते थे। उनके भोजन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा वो आपसी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं उनकी चरागाहों को लेकर के, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आता है यायावरी कबीलों के मुख्य व्यवसाय। जो ये यायावरी कबीले थे, इनके मुख्य व्यवसाय क्या थे? यायावरी कबीलों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। वो पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे चरागाहों की तलाश में। वो पहाड़ियों की बर्फीली चोटियों से निकलने वाले सैकड़ों झरनों और सीलिंगों के साथ साथ पानी के कारण यहाँ हरी भरी घास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती थी। मंगोल जिन पशुओं का पालन करते थे उनमें मुख्य रूप से घोड़े, भेड़, गाय, बकरी और ऊँट थे। इनसे इन्हें विभिन्न प्रकार का भोजन भी प्राप्त होता था। इसके अलावा बड़े स्तर पर ऊन के लिए इन जानवरों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद आता है निवास स्थान के बारे में कि यायावरी कबीले चरागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वे किसी स्थान में स्थायी रूप से नहीं रहते थे। मंगोल गोलाकार तंबुओं में रहते, जिसे जर कहा जाता था। जनसाधारण के तंबू छोटे आकार के होते थे, जबकि धनी लोगों के तंबुओं का आकार काफ़ी बड़ा होता था। जिस क्षेत्र में चरागाह अधिक थे वहाँ कुछ समय निवास करते और जब चारा समाप्त हो जाता था वो लोग उस स्थान को छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में चले जाते थे। इसके अलावा इन तंबुओं का प्रवेश द्वार जो था वो दक्षिण की ओर होता था, और ताकि ठंडी शीत हवाओं से या उत्तर क्षेत्र से आने वाली हवाओं से बचा जा सके, तंबू को 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग मेहमानों के लिए था और दूसरे भाग में घर के सदस्य रहते थे। तंबू के मध्य लकड़ी के स्तंभ लगाए गए थे और इन पर तंबू के फर्श के लिए जानवरों की खाल डाली जाती थी ताकि सर्दी से बचा जा सके। बड़े तंबुओं को छकड़ों में या गाड़ियों के रूप में बनाया जाता था।
आगे आता है इसमें समाज के बारे में। यायावरी समाज में परिवार की मूल इकाई माना जाता था और उस समय परिवार पितृपक्षीय होते थे। परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति परिवार के सारे निर्णय और देखभाल करता था। धनी परिवार बहुत विशाल होते थे, जैसे पहले आ चुका है इसमें, और पुत्र को विशेष महत्व दिया जाता था। मंगोल समाज जो था उसमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। उस समय विवाह परिवार और कबीले में करने पर कड़ा प्रतिबंध था। विवाह के लिए लड़की के लिए दूसरे कबीलों से संबंधित होना जरूरी था। अतः विवाह के लिए दूसरे कबीलों की लड़कियों को उठा लाते थे। इस कारण उनमें आपसी लड़ाइयाँ भी चलती रहती थी। उसके बाद उनका भोजन, यायावर साम्राज्य के लोग या समाज के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे, तो उनका जो मुख्य भोजन माना जाता है वो मांस और दूध। और मंगोल घोड़े का मांस खाने के बहुत शौकीन थे। इसके अलावा वो गाय, भेड़, बकरियों का भी मांस खाने में प्रयोग में लाते थे। इसके अतिरिक्त कुछ कुत्ते, लोमड़ियाँ, खरगोश और चूहों का मांस खाने के शौकीन होते थे। वे सामान्य तौर पर पकाए हुए अथवा उबले हुए मांस का प्रयोग करते थे। इसके अलावा वो खाने के बर्तनों की सफाई को विशेष ध्यान देते थे। वे घोड़ी का दूध पीने के बहुत शौकीन थे, जिसे कुम्मी कहा जाता था। घोड़ी के दूध को कुम्मी। धनी लोग शराब पीने के बहुत शौकीन थे। इसे चीन से मंगवाया जाता था। इसके सेवन को बहुत सम्मानजनक माना जाता था। इसके बाद उनकी पोशाक कि यायावरी साम्राज्य के लोग या समाज के लोग मुख्य रूप से सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। और इन वस्त्रों के लिए मुख्य रूप से रेशम में जो वस्त्र और सूती वस्त्र थे उनको चीन से मंगवाया जाता था। ऊनी वस्त्र स्वयं बनाते थे। जनसाधारण के वस्त्र सामान्य प्रकार के, जबकि धनी लोगों के जो वस्त्र होते थे वो बहुमूल्य, महंगे होते थे। सर्दियों से बचाव के लिए फर और कोट और टोप पहनते थे। स्त्रियों के वस्त्र और उनके सिर पर डालने वाला टोप विशेष प्रकार से बना होता था। उसके बाद आता है मृतकों का संस्कार कि यायावरी समाज के लोग मरे हुए व्यक्ति का किस प्रकार संस्कार करते थे। जैसा कि इसमें पहले हम कर चुके हैं कि यायावरी लोग रात्रि के समय अपने मृतकों का संस्कार करते थे। वे मरे हुए व्यक्ति के शव को जमीन में दफनाते और मंगोल मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास रखते थे। अतः वो शवों के साथ मुख्य रूप से विशेष वस्तुएं जैसे पानी, खाना, बर्तन आदि रखते थे। धनी व्यक्तियों के साथ अनेक बहुमूल्य वस्तुएं, उनके घोड़े, नौकर और स्त्रियों को दफनाया जाता था। प्राय शवों को स्थान पर दफना दिया जाता था जिसका चुनाव उसने मरे हुए व्यक्ति ने अपने जीवन काल में किया था, या जो स्थान उसे सबसे अच्छा या प्रिय लगता था उसी स्थान पर उस मरे व्यक्ति को दफनाया जाता था। उसके बाद आता है व्यापार के बारे में। यायावरी लोगों का व्यापार, इसमें कहता है कि स्टेपी क्षेत्र अथवा मंगोलिया में संसाधनों की बहुत कमी थी। कबीले व्यापार के लिए पड़ोसी देश चीन पर निर्भर थे। मुख्य रूप से उनका व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले में वस्तुओं का लेन देन करना। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यायावर कबीले चीन से कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरणों का आयात करते थे और इसके बदले में वो घोड़े, फर और शिकारी जानवरों का निर्यात करते थे। कभी कभी दोनों पक्ष अधिक लाभ कमाने हेतु सैनिक कार्रवाई भी कर बैठते थे एवं लूटपाट में भी सम्मिलित हो जाते थे। इसके बाद आता है चंगेज खां, जो यायावरी साम्राज्य का एक प्रमुख व्यक्ति या शासक माना जाता है। चंगेज खां यायावर साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य का सबसे महान प्रसिद्ध शासक माना गया है। उसने न केवल विभिन्न मंगोल कबीलों को इकट्ठा किया अपितु एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। निसंदेह यह चंगेज खां की एक महान सफलता मानी गई है। इसमें आगे करते हैं हम चंगेज खां के जीवन के बारे में, जीवन परिचय। तो सबसे पहले आता है उनका जन्म और उनके माता पिता के बारे में कि चंगेज खां का जन्म कब हुआ। इस संबंध में बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद माने गए। कुछ का कहना है कि चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था
कुछ इतिहासकारों का विचार है कि चंगेज़ खां का जन्म 1167 ईस्वी में हुआ है। इस तिथि को आधुनिक इतिहासकार विश्वसनीय नहीं मानते। चंगेज़ खां का जन्म मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट माना गया था। उनके पिता का नाम येसुजेई, जो एक छोटे से कबीला जिसका नाम क्यास के मुखिया कहलाते थे। इसके अलावा चंगेज़ खां की माता का नाम ओलुनिके था और चंगेज़ का बचपन का नाम तेमुजिन माना गया है। कहा जाता है कि जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय उसका पिता येसुजेई अपने एक विरोधी तातार कबीले के मुखिया तेमुजिन को पराजित कर वापस लौट रहे थे। अतः मंगोलियाई परंपरा के अनुसार नव जन्मे बालक का नाम तेमुजिन रखा गया। आगे आता है इसमें तेमुजिन की सगाई के बारे में कि मंगोलिया में प्रचलित परंपरा के अनुसार उस समय छोटे बच्चों की सगाई कर दी जाती थी। बाल विवाह, बचपन में शादी कर दी जाती थी। जिस समय तेमुजिन 9 वर्ष के थे उनकी सगाई बोर्टे नाम एक सुंदर कन्या से कर दी गई। बोर्टे तेमुजिन की माँ के कबीले से संबंध रखती थी। बोर्टे का पिता देईसेचेन ओंगिरत कबीले का मुखिया था। इस कबीले में अपने पुत्र की सगाई करके येसुजेई दोनों कबीलों के संबंधों को अधिक मजबूत करना चाहता था। उसके बाद है येसुजेई की हत्या। उस समय मंगोलिया में यह परंपरा प्रचलित थी कि सगाई के पश्चात लड़का विवाह तक लड़की वालों के घर ही रहता था। इस प्रथा का पालन करते हुए येसुजेई ने तेमुजिन को बोर्टे के पिता के पास छोड़ा और स्वयं चल दिया। वापसी यात्रा के समय येसुजेई के दुश्मन कबीले तातार ने उसे पहचान लिया और इस कबीले के लोगों ने येसुजेई को धोखे से विष दे करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आता है तेमुजिन की कठिनाइयाँ। येसुजेई की हत्या का समाचार सुनकर तेमुजिन की माँ ओलुनेके बहुत दुखी हुई। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने 5 बच्चों को लेकर के कहाँ जाए। कियात कबीले के लोग तेमुजिन को अपना मुखिया स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वह स्वयं अभी बच्चा था। इस संकट के समय में ओलुनेके ने अपना धैर्य नहीं खोया। वह शिकार कर और जंगली फल खाकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती रही। उसके बाद तेमुजिन के बहादुरी भरे कारनामे। तेमुजिन जब युवा हुआ तो उसमें अदम्य उत्साह था। एक बार उसके विरोधी कबीले वालों ने तेमुजिन पर अचानक आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया। निसंदेह यह तेमुजिन के लिए सबसे विकट स्थिति थी। ऐसे समय में तेमुजिन ने अपना धैर्य नहीं खोया। एक दिन जब कबीले के लोग रंगरलियों में मस्त थे और यह स्वर्ण अवसर देखकर तेमुजिन वहाँ से भागने में सफल हो गया। उसके बाद आता है तेमुजिन का चंगेज़ खां बनना, कि तेमुजिन किस प्रकार चंगेज़ खां का रूप धारण किया, उसने नाम धारण किया है। अपनी आरंभिक सफलताओं के कारण तेमुजिन का साहस बढ़ता चला गया। इसी समय जम्मू का तेमुजिन और तुगरिल खां के बढ़ते हुए मैत्रीपूर्ण संबंधों का ईर्ष्या करने लगा। उसने तेमुजिन के सभी विरोधी कबीलों के साथ गठजोड़ आरंभ किया था। तेमुजिन इसे सहन करने को तैयार नहीं था, अतः उसने तुगरिल खां के सहयोग से जम्मू का की कड़ी पराजय दी। निसंदेह तेमुजिन की एक महान सफलता मानी गई। इसके पश्चात तेमुजिन ने शक्तिशाली तातार, नेमन और केराइट कबीलों को पराजित कर दिया। स्वयं तुगरिल खां, जो बाद में तेमुजिन का शत्रु बन गया था, उससे पराजित हुआ। इस कारण तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। तेमुजिन की इस महान उपलब्धियों को देखते हुए कुरिलताई, जो मुस्लिम समुदाय की एक संगठन माना गया था, जो मंगोल सरदार की एक सभा थी, ने 1206 ईस्वी में उसे चंगेज़ खां या सार्वभौम शासक की उपाधि से सम्मानित किया। आगे आता है इसमें चंगेज़ खां की विजय। 1206 में चंगेज़ खां मंगोलों का नया शासक बना। उसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की।
जिनमें उनकी सबसे पहली विजय आती उत्तरी चीन विजय, जिसमें उन्होंने 1211 में चीन पर आक्रमण किया था और 1215 ईस्वी में चंगेज़ खान ने पिकिंग जो क्षेत्र था चीन का उस पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद करा खिता की विजय 1218 में चंगेज़ खान लगभग 20,000 सैनिकों के साथ मंगोल सेनापति जेब की अधीनता में करा खिता भेजा गया। उस समय करा खिता में कुछ लोग वंश के शासकों का शासन था। वह नेमन कबीले से संबंध रखता था। चंगेज़ खान ने शासक बनने से पूर्व इस कबीले को पराजित किया था। ऐसे समय में कुछ लोग भागकर करा खिता चला गया था। बाद में कुछ लोग ने 1211 में उसका तख्ता पलट दिया और स्वयं वहाँ का शासक बन बैठा। कुछ लोग ने बौद्ध धर्म का पक्ष लिया। उसने इस्लाम जो कि वहाँ के अधिकांश लोगों का धर्म था को प्रताड़ित किया है। इस कारण लोगों में उसके शासन के विरुद्ध बहुत रोष था। आगे आता है ख्वारिज़्म शाह के विरुद्ध अभियान, जिसमें कहता है कि 1200 ईस्वी में मोहम्मद ख्वारिज़्म का नया शाह बना था। उसने अपने शासनकाल में अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य से टक्कर लेना चंगेज़ के लिए एक कोई सहज काम नहीं था और संयोगवश उस समय ख्वारिज़्म साम्राज्य में स्थिति चंगेज़ के अनुकूल थी। उसके अलावा उसने 1209 ईस्वी से 1222 ईस्वी के दौरान मंगोल सेना ने बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया, जिसमें ओट्रार 1219 में, बुखारा 1220 ईस्वी में, समरकंद 1220 ईस्वी में, बल्ख 1221 ईस्वी में, मर्व 1221 में, निशापुर 1221 में और हेरात 1222 ईस्वी पर उसने कब्जा जमा लिया था। उसके बाद आता है इसमें साम्राज्य का विस्तार कि चंगेज़ खां की जो मृत्यु 1227 में हो गई थी और अपनी मृत्यु से पूर्व उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उस साम्राज्य पर अब फारस से लेकर पिकिंग तक और साइबेरिया से लेकर सिंध तक जो फैला हुआ था इतना विशाल था कि किसी भी यात्री को मंगोल साम्राज्य की यात्रा एक सिरे से दूसरे सिरे तक करने के लिए 2 वर्ष का समय लगता था, विशाल साम्राज्य होने के कारण। इसके अलावा चंगेज़ खान ने कराकोरम को मंगोल साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। उसके बाद चंगेज़ खान की सफलता के कुछ कारण दिए गए इसमें, जिसमें कहा गया है कि चंगेज़ खान की गणना विश्व के महान विजेताओं में की जाती है और उसने 20 वर्ष के अल्पकाल में एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी है, जिसमें कुछ कारण दिए गए हैं सफलताएं उनकी कि चंगेज़ खान स्वयं जन्मजात सेनापति था। वह जिस ओर रुख करता सफलता उसके कदम चूमती थी। दूसरा, चंगेज़ खान ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। तीसरा था चंगेज़ खान का जासूसी विभाग अत्यंत कुशल था, जिससे जासूस कोई भी युद्ध आरंभ होने से पूर्व उसके शत्रु के संबंध में प्रत्येक जानकारी उपलब्ध कराते थे। चौथा है चंगेज़ खान मनोवैज्ञानिक के महत्व को भली भांति जानता था। अतः जब किसी भी स्थान के लोग उसकी सेना का मुकाबला करने का साहस करते तो उसकी सेना वहां उतना विनाश करती थी कि सुनकर लोग थर थर काँपते थे। आ गया था चंगेज़ खान आमतौर पर शीत ऋतु में अपने अभियान आरंभ करता था। इस ऋतु में नदियां बर्फ के कारण जम जाती थी, अतः इन नदियों को पार करना सुगम हो जाता था। चंगेज़ खान ने शत्रु दुर्गों को नष्ट करने के लिए घेराबंदी यंत्र एवं नेफ्ता बमबारी का प्रयोग किया था। इसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। उसके बाद चंगेज़ खान की लोकप्रियता कुछ कारण दे रखे हैं कि चंगेज़ खान द्वारा विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों में कोई लगाव नहीं था। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। पहला कि मंगोलों ने अपने युद्धों के दौरान अनेक भव्य नगरों का विनाश किया। अनेक नगर जो सदैव के लिए अपना अस्तित्व खो बैठे थे। दूसरा, मंगोलों ने बड़ी संख्या में खेतों को जला दिया, इससे कृषि को गहरा आघात लगा। तीसरा, मंगोलों के आक्रमण के दौरान
व्यापार को भी काफ़ी क्षति पहुंची। चौथा, युद्धों के दौरान लाखों की संख्या में लोग बड़ी संख्या में लोगों को दास बनाया गया। पांचवा, इन आक्रमणों के कारण ईरान के शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत नहरों की समय पर मरम्मत नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप मरुस्थल का आकार तीव्रता से बढ़ने लगा। इससे कृषि उत्पादन को गहरा आघात लगा। इस कारण समाज के सभी वर्गों के लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उसके बाद आता है यास कि 1206 ईस्वी में तेमुजिन को मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा कुरिलताई ने चंगेज खां की उपाधि से सम्मानित किया। इस अवसर पर चंगेज खां ने मंगोल समाज को पुनर्गठित करने और उसे एक नई दिशा देने के उद्देश्य से एक नियमावली बनाई, जिसे चंगेज खां की विधि संहिता या यास के नाम से जाना गया। यह वास्तव में मंगोल जनजातीय प्रचलित परंपराओं का एक संकलन था। यास को अंतिम रूप 1218 ईस्वी में दिया गया था। यास ने न केवल चंगेज खां के समय अपितु उसके उत्तराधिकारियों के समय मंगोल समाज के मार्ग निर्देशन में प्रशंसनीय भूमिका निभाई थी। और चंगेज खां के यास के नियमों का वर्णन जो इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले आता है कि लोगों को एक परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए जो कि स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। दूसरा, धार्मिक नेताओं, परामर्शदाताओं, पुरोहितों, मस्जिदों को देखभाल करने वालों, डॉक्टरों और शवों को स्नान कराने वालों को राज्य की तरफ से मुफ्त भोजन दिया जाना चाहिए। तीसरा, जो भी व्यक्ति कुरिलताई से मान्यता प्राप्त किए बिना आपको खां घोषित करता है उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। जिन कबीलों ने मंगोलों की अधीनता स्वीकार कर ली हो उनके मुखिया महत्वपूर्ण उपाधियां धारण नहीं कर सकते। पांचवा है, जो कोई शासक अथवा कबीला मंगोलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता उसके साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। छठा, एक दूसरे से प्यार करें। सातवां, कभी व्यभिचार न करो, ऐसा करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए। कभी झूठ न बोलें, कभी झूठी गवाही न दें, कभी किसी को धोखा न दें। बुजुर्ग और गरीबों का सदैव सम्मान करें। खाना खाते समय यदि कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है तो उसे खाने के लिए पूछें। सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। किसी चलते हुए दरिया में वस्त्र धोकर अथवा मलमूत्र द्वारा गंदा करने पर कड़ा प्रतिबंध था। सेना को 10, 100, 1000, 10,000 की इकाइयों में गठित किया जाए, 10 मिनट प्रणाली आधार पर। सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य किया जाए। जब कोई युद्ध आरंभ होता है तो सभी अधिकारियों को छुट्टी पर जो गए हों तुरंत हाजिर होना चाहिए। जब युद्ध आरंभ हो तो सैनिकों को अपने अधिकारियों जिनसे उनके अधीन सेवा कर रहे थे अपने हथियार लेने चाहिए। सैनिकों को युद्ध आरंभ होने से पहले अपने सभी हथियारों का निरीक्षण कर लेना चाहिए। यदि कोई सैनिक अपने अधिकारियों की आज्ञा के बिना लूटमार करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। 20वां, सेना के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष सर्दियों से पहले शिकार का अभ्यास किया जाना चाहिए। सैनिक अधिकारियों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता तो उसे कुछ समय के लिए बिना वेतन प्राप्त किए राज्य का कार्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मंगोलों के घोड़ों की चोरी करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। साम्राज्य में कोई व्यक्ति किसी मंगोल को दास अथवा नौकर नहीं बना सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी दास को भगाने में सहायता करता है तो उसे भी मृत्युदंड दिया जाए। जासूसी करने, झूठी गवाही देने और व्यभिचार करने पर संबंधित व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने परिवार अथवा कबीले में विवाह नहीं कर सकता। उसे अपनी पत्नी किसी दूसरे कबीले से लानी होती। और लास्ट में आता है, सभी मंगोल राजकुमारों को चाहिए कि वे उस यास को अपने खजाने में संभाल कर रखें और आवश्यकता पड़ने पर इससे परामर्श कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट।